पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पचाने नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे बिहार शरीफ के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इस जलभराव के कारण कई प्रमुख मार्गों पर आवागमन बंद हो गया है। बिहार शरीफ के सोहसराया, जलालपुर, आशानगर, बसार बीघा और हबीबपुरा जैसे इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से सब्जियां और अन्य फसलें भी डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर लोग बेरोक-टोक आवागमन कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन मार्गों पर बैरिकेडिंग की जाए ताकि कोई इस ओर न आ सके। जल स्तर बढ़ने की सूचना मिलते ही डीएम शशांक शुभंकर और एसडीओ अभिषेक पलासिया ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा से तुरंत निपटा जा सके। सकरी, पंचाने और पेमार नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि से इलाके के लोग दहशत में हैं और इन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। पंचाने नदी के आसपास जो लो लाइन हमारा मोहल्ला सब उन जगहों पर जैसे सोसराय अड्डा वाला इलाका है, वहाँ पर पानी चढ़ा है। किसान कॉलेज के पास सिंगार आर्ट है, बसार बिगा है। इन क्षेत्रों में अभी हम लोग रविदास टोला में हैं। इन क्षेत्रों में पानी अभी धीरे धीरे खेतों में और सड़कों पर चढ़ रहा है। कुछ घरों में भी पानी घुसने की संभावना है, तो हम लोग अलर्ट हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो लोगों को खाली भी कराया जाएगा। अभी कोई घर खाली करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन हम लोग पानी पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर पानी और बढ़ता है तो लोगों को खाली करा के हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कई मोहल्लों में पानी घुसने की बात सामने आ रही है सर। जो भी हमारे लो लाइन मोहल्ले हैं उनमें पानी घुसा है और मोस्टली अभी सड़कों खेतों में है, कुछ घरों में भी घुस रहा है, तो हम लोग उस पर अलर्ट हैं और ध्यान दें। क्या लोगों से अपील कर रहे हैं सर? जो लोगों से यही अपील है कि घरों में रहें, पानी की तरफ नहीं जाएं, नदी की तरफ नहीं जाएं। हम लोग बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं और बच्चे अवॉइड करें पानी में जाना। हम लोग प्रशासन भी लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम वगैरह भी बुलाया जाएगा क्या सर? हाँ, एसडीआरएफ की टीम आ रही है, शाम तक आ जाएगी, बिहार शरीफ में आ जाएगी। कितने टुकड़े सर कुछ है? 4 नाव आएगा एसडीआरएफ का और उसके साथ बल आएंगे। खड़ा है, अब क्या स्थिति है आपके गांव का? पानी से बहुत परेशान है। ये वार्ड नंबर क्या है? वार्ड है। कौन गांव है? सलेमपुर। तो ये पानी आ जाता है तो आप लोग का घर डूब जाता है तो क्या करते हैं? उसी गाड़ी में पानी रोक के काम करके तक घर ठेला चला का। तो सरकार को ध्यान नहीं दे को? को ध्यान नहीं दे को? कहाँ जा रहे हैं आप? खेत जा रहे हैं सब्जी तोड़ने के लिए। कुछ पानी में तो डूब गया पूरा खेत। जब रोजी रोटी इसी से चलता था, अब क्या करेंगे? डूब गया सारा के सारा खेते डूब गया। कैसे बाल बच्चा हमें पलाएगा? मतलब सरकार इस पर आपको कोई मुआवजा नहीं देती है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? बेन प्रखंड के तोड़ बीघा गांव का है, जो प्रखंड मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर है। बेन प्रखंड बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का पैतृक प्रखंड है और वे इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। गांव से सटे होकर सरस्वती नदी बहती, जो पेमार नदी से भी मिली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा देशी जुगाड़ से नाव तैयार किया गया है। उक्त नाव के सहारे ही ग्रामीण व मुश्किल गांव से बाहर आ पाते हैं। पानी की धार तेज रही तो गांव से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने तसले का सहारा लेते हुए उन्हें बांस के सहारे बांधकर देशी नाव तैयार किया है, जिसे दोनों छोर पर रस्सियों से बांध दिया गया। गांव के युवक तो किसी तरह से खुद से रस्सी को खींचकर नदी पार कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे जब देशी नाव पर सवार होते हैं तो उन्हें दूसरे छोर पर खड़े लोगों के द्वारा खींचना पड़ता है, तब वह गांव से बाहर जा पाते हैं। तोड़ गांव में करीब 60 घर बने हुए हैं, जहां 400 से अधिक आबादी रहती है। गांव में पीसीसी ढलाई से बनी सड़क है तो 7 निश्चय के तहत पानी की टंकी लगी हुई है, जिससे लोगों को नल से जल मिल रहा है। तो वहीं बिजली भी घर घर पहुंचा हुआ है, लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण ये सारी सुविधाएं फीकी पड़ जाती है।
खेतों में लगे धान के फसल भी नदी के पानी फैलने की वजह से डूब चुके हैं। गांव की महिला रूबी देवी ने बताया कि उन्हें काफी तेज बुखार आ गई थी, जो जुगाड़ नाव बना है उस पर सवार होने में डर लगता है। काफी समय से नदी पर पुल नहीं बना है, जिसके कारण जब जब भी नदी में पानी आता है तब तब गांव के लोग गांव से बाहर जाने को जद्दोजहद करते हैं। ग्रामीण विपत यादव बताते हैं कि पूरा खलिहान पानी में डूब चुका है। एक तरफ पैमार नदी तो दूसरी तरफ सरस्वती नदी का पानी खेतों में फैल चुका है, जिसके कारण खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। व मुश्किल बच्चे पढ़ाई को लेकर गांव से बाहर निकलते हैं। ये सिलसिला 3 महीनों तक बना रहता है। फाइलेरिया की दवा खिलाने पहुंची आशा कर्मी ने बताया कि उन्हें देसी नाव पर बैठने में काफी डर लग रहा था। गांव आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फाइलेरिया की दवा खिलाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए वे देशी नाव पर सवार होकर नदी को पार कर आए और घर घर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिला रही है। अकोना पंचायत के मुखिया अभय कुमार सिंह ने बताया कि पुल निर्माण को लेकर प्रपोजल बना हुआ है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल चचरी पुल बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आपदा मद में पैसे नहीं होने का अंचल कार्यालय से हवाला दिया गया। इसके कारण चचरी पुल बनाने की योजना भी अधर में लटक गई। ग्रामीण अपने स्तर से देशी नाव बनाकर गांव से बाहर आ जा रहे हैं। षष्ठी योजना के तहत मुखिया को भी अधिकार हुआ करता था अपने स्तर से पंचायत में काम करवाने का, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार बिहार सरकार द्वारा मुखिया के पावर को भी खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण पंचायत स्तर से कुछ भी काम कर पाना संभव नहीं है। राजगीर एसडीओ कुमार ओमकेश्वर ने बताया कि ग्रामीण पहले अपने स्तर से चचरी पुल का निर्माण कर लेते थे। इस बार भी ग्रामीणों को कहा गया था कि वे चचरी पुल का निर्माण अपने स्तर से करें, प्रशासन उनकी मदद करेगी। चचरी पुल बनाने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये प्रशासन नहीं तो वो तसला की बना हुआ था, उसी पर हम लोग डरते हुए गांव के लोग पार कर दिए, तो हम लोग पार हो गए, नहीं तो हम लोग पार हो भी नहीं पाते। हम लोग काम भी यहाँ फलेरिया के दवाई नहीं खिला पाते। यहाँ के लोग पार कर दिए तो हम लोग आकर यहाँ दवाई खिला रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। परेशानी यही है सर कि पूरा एकदम यहाँ आने जाने का रास्ता एकदम बंद है, बिल्कुल बंद है। यहाँ इतना परेशानी है कि कुछ भी हम लोग का क्या, हम लोग से ज्यादा भविष्य छोटा छोटा बच्चा का 3 महीना 4 महीना पढ़ाई बंद हो जाता है। बताइए इतना और पुल, मेरे यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं है। पुल का अगर व्यवस्था रहता तो बताइए इतना परेशानी, देसी जुगाड़ बनाकर हम लोग जाते आते हैं। क्या चीज़ का? अगर रोगी रहता है तो अगर मतलब एगो घींचे वाला रहेगा, नीचे से 2 को पकड़ेगा, नहीं तो ऊपर जा नहीं पाएगा। तो क्या चीज़ का जुगाड़ बनाया है? देसी जुगाड़ बनाया है, तसला का। क्या नाम आपका? विकास कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में डायरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 सगी बहनें शामिल हैं, जिनकी उम्र 5 और 3 साल थी। तीसरी बहन भी बीमार है। इनके पड़ोस में रहने वाला 11 साल का गोलू कुमार भी डायरिया से अपनी जान गंवा बैठा। ग्रामीणों के अनुसार जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर स्थित काको बीघा में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और निगम के अधिकारियों को पहुंचने में 5 दिन का समय लग गया। अब गांव में मेडिकल टीम की तैनाती की गई है और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 50 से 60 लोग डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। वर्तमान में 12 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। वार्ड प्रतिनिधि धनपत कुमार ने बताया कि गांव में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बिहार शरीफ प्रखंड के बीडीओ मनीष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम को तैनात किया गया है और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था में सुधार के लिए सीनियर अधिकारियों को सूचित किया गया है। इसी बीच ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को लिखित आवेदन भी 5-6 दिन से हो रहा और आंगनबाड़ी का स्थिति ऐसा था कि हम सब बहुत लिख पढ़ के भी आगे वाला आते थे तो वो लिख पढ़ के जाते थे। और मेरे यहाँ वो 2 बच्चा को जो मृत्यु हुआ मेरे आंगनबाड़ी में पढ़ती थी।
तो अभी क्या किया जा रहा है प्रशासन? अभी प्रशासन द्वारा छिड़काव उड़काव सब किया जा रहा है। यही बात पहले से किया जाता तो बहुत सुरक्षित रहता। पानी उनी कुछ भी नहीं है, बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन में चल रहा है जी, आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन में चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है इसे? चल रहा है अच्छे 10 बरस से चल रहा होगा अंदाज। गांव में 19 तारीख से लगभग मतलब डायरिया एकदम फैला हुआ है बहुत बृहद पैमाने पे, और किसी भी प्रकार का सरकारी स्तर पर कोई यहाँ मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है। अस्पताल जाता है वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ से इधर चल जाओ बिम्स भेजता है, इधर घूरते टहलते रह जाता है, कुछ होता है नहीं। अपने स्तर से लोग प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवा रहे हैं। यहाँ मैंने सभी लोग गरीब तबके के लोग हैं, और गरीबी के कारण ही इलाज के अभाव में ही मोतीलाल शर्मा जी का जो पोती है, दोनों का मतलब कि देहांत हो गया डायरिया से। राजेंद्र बाबू के यहाँ इलाज करवा रहे थे, बोले कि पटना ले जाना, रेफर कर रहे थे। पैसा के अभाव में व्यवस्था इधर उधर से करते करते मैंने चल बसी दोनों। कितने लोग पीड़ित हैं इस गाँव में? इस गांव में लगभग 50 से 60 लोग पीड़ित हैं अभी तक। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो चुकी है इससे? मौत हो गया 3 आदमी का। अच्छा, 3 लोग का मौत हो गया है, और अभी भी 10-15 लोग अभी डॉक्टर के यहाँ एडमिट हैं। मतलब प्रशासनिक स्तर से प्रशासनिक कोई पहल नहीं की जा रही है? कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अभी हम लोग 3-4 दिन से सिविल सर्जन को फ़ोन लगा रहे हैं, 50 बार फ़ोन किए हैं, सिविल सर्जन फ़ोन नहीं उठाता है। आज एक NM आई है, वो बैठी हुई है बगल में, और ना निगम के तरफ से कोई व्यवस्था है। सारा नाली, बरसात के दिन है, सारा नाली सड़क पे बह रहा है। ऐसे ही मैंने खाना पूर्ति किया जा रहा है, पाउडर छीटा जा रहा है, क्या है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? अरुणेश कुमार यादव। 3 लोगों की मौत हो गई, अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं किया गया है। 17 दिन बाद प्रशासनिक स्तर पर सूचना मिलते के साथ जो है मेडिकल टीम को भेजा गया है, महंगा होगा। और अभी मैं देखता हूँ सदर हॉस्पिटल में कुछ शिकायत मिल रही है कि शायद बाहर से दवा बताया जाया जाता, तो मैं सदर अस्पताल में जाकर बात कर लेता हूँ, और अभी से जो है जो भी दवाई होगी, जो भी इलाज होगा, समुचित व्यवस्था की जाएगी। नालंदा में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 3 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। ये घटना चिकशौरा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव की है। घायल व्यक्तियों में फुलवरिया गांव निवासी सिद्धनाथ प्रसाद, मुन्ना कुमार और रूपेश कुमार शामिल हैं। सिद्धनाथ प्रसाद के बेटे बिट्टू कुमार ने बताया कि वह अपनी कार से पटना जिला के पभेरी मोड़ जा रहे थे। रास्ते में चिकशौरा थाना क्षेत्र के जलालपुर मोड़ के पास उन्होंने थोड़ी तेज गति से गाड़ी मोड़ी, जिससे कोरमा गांव निवासी सन्नी कुमार और उनके पिता अरविंद प्रसाद ने गाली गलौज शुरू कर दी, जबकि उनकी गाड़ी उनसे टकराई भी नहीं थी। बिट्टू ने इस घटना की जानकारी घर आकर अपने पिता को दी। इसके बाद सिद्धनाथ प्रसाद अपने 2 साथियों के साथ कोरमा गांव पहुंचे और अरविंद प्रसाद से गाली गलौज का कारण पूछा। इसी बात पर अरविंद प्रसाद ने गुस्से में आकर अपने साथियों को बुलाया और पहले लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी, फिर घर के अंदर से हथियार निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान दर्जन भर राउंड फायरिंग की गई, जिसमें सिद्धनाथ प्रसाद, मुन्ना कुमार और रूपेश कुमार घायल हो गए। ग्रामीणों ने इस गोलीबारी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। सिद्धनाथ प्रसाद को जांघ में, मुन्ना कुमार को पैर में और रूपेश कुमार को कमर में गोली लगी है। गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हिलसा से पटना KPMCH रेफर किया गया है। हिलसा सर्किल इंस्पेक्टर रामाशंकर सिंह ने बताया कि गाड़ी तेज चलाने को लेकर हुआ यह विवाद हिंसक हो गया, जिसमें 3 लोगों को गोली मारी गई है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं और स्थिति नियंत्रण में है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नहा धर के गाड़ी हम जा रहे थे, जलालपुर टर्निंग पर गाड़ी हम थोड़ा स्पीड में मोड़ने के। कौन सा गाड़ी था? S10 है। S10 मोटरसाइकिल है? नहीं, 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर। अच्छा, उससे उनको वजह नहीं, मेरे गाड़ी देने लगा, बाप बेटा दोनों मिलकर गाड़ी देने लगा। तो उसमें गाड़ी सटा था? सटा नहीं, वो क्या चीज था? वो पैदल था। हम थोड़ा स्पीड में गाड़ी में सटा उटा नहीं था। कौन सा स्थान पे?
जलालपुर मोड़ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे गाड़ी उन्हें देने गया तो हम बिहार से पापा को बुला के कहेंगे डेरे गाड़ी दिया, पापा समझाने गए थे, डेरे निकाल के मार दिया। पापा कहाँ पे गोली लगा? पापा को जान वहाँ पर लगा। और दो आदमी जो है जिसका दो आदमी को और गोली लगा, वहाँ पर लगा। लोग कहाँ गए थे समझाने के लिए? समझाने के लिए कोरामा गाँव में। हाँ। अच्छा, तो वो दोनों कोरामा का था? हाँ, कोरामे के सब कोरामे का। मारने वाला कोरामा के? हाँ। कितना आदमी था वो सब? 5-6 आदमी था। 3 गो गोली निकाल कर 3 गो पिस्तौल लिया हुआ था, 3 मार दिया। 3 पिस्तौल से? हाँ। अच्छा, 3 ने क्या मार दिया। इसमें जख्मी में उनका नाम, पापा पिताजी का क्या नाम है? शिवनाथ प्रसाद। उनका पिताजी का नाम? शिव प्रसाद। उम्र कितना है? 45। एक और जो लगा हुआ है उनका घर कहाँ हुआ? पिता और उसका पिता का नाम? मेरीना प्रसाद। उम्र? 22। और घर कहाँ उसका? एक और लगा हुआ जिसका? रुपेश कुमार कोराम्बा। अच्छा, उसका पिता का नाम? इंजीनियर प्रसाद। घर कहाँ उसका? कोराम्बा। गोली मारने वाले कोरामा का? गोली मारने वाला कोराम्बा। कि अभी देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने देश के अंदर एक नई व्यवस्था का शुरुआत किया है। लैटरल एंट्री के नाम पर संघ लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से IAS IPS जैसे लोग बनते हैं, उस संघ लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया ये शुरू करने जा रहे हैं। और सीधी भर्ती के लिए जो आधार बनाया गया है उसमें कहा यह गया है कि कोई भी व्यक्ति जो निजी क्षेत्रों में काम करता है उसको यदि 15 वर्ष तक अपने काम का अनुभव है तो अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग में उसकी सेवा ली जा सकती है सीधी भर्ती के माध्यम से। हम लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला देश और संविधान के पक्ष में नहीं है। किसी भी नौकरी में जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, EWS सब लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। और बताया ये जाता है कि ये एकल पद है, इसलिए एकल पद में आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई ये है कि कुल 45 पदों पर नियुक्ति होनी है और 45 पदों पर जब नियुक्ति होनी है तो इसको एकल पद नहीं माना जा सकता है। और सरकार ने, यही सरकार जो NDA की सरकार है, 2022 में एक सर्कुलर जारी किया कि यदि हम संविदा पर भी 45 दिनों के लिए किसी की नियुक्ति करते हैं तो 45 दिनों की नियुक्ति के लिए भी आरक्षण के रोस्टर का पालन होगा। लेकिन इसमें आरक्षण का रोस्टर का कोई पालन का व्यवस्था नहीं है। ये संविधान की भावना को, जो हमारी मूल भावना है, संविधान का नीति निर्देशक तत्व है, उसके विरोध में, उसके विपरीत ये सरकार काम कर रही है। और देश के जो 90% आबादी जो है, पिछड़ा, दलितों का, अति पिछड़ा का, आदिवासियों का, EWS के लोगों का, उनके हक और अधिकार को मारना चाहती है और उसको आरक्षण नहीं देना चाहती। यही कारण है कि आज राष्ट्र के पैमाने पर ये लैटरल एंट्री का जो है इसका विरोध हो रहा है। और हर जगहों पर जो लोकतंत्र पसंद व्यक्ति हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, वो इस बात का विरोध करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि राइट टू इक्विटी जो है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत IAS IPS जैसे कैडरों में जो लोगों की भर्ती होती है उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद तक जाने के लिए कम से कम 16 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
16 वर्ष से पहले नहीं होता है अमूमन, लेकिन मोदी जी ने कहा कि 15 वर्ष का जिसका सिर्फ निजी सेक्टर में व्यवसाय का अनुभव है उसकी हम नियुक्ति कर लेंगे। तो ये समानता का अधिकार का भी विपरीत काम है। दूसरी बात है कि IAS IPS बनता कौन है? जितनी बड़े संस्थान है, IIT, IIM, एम्स, JNU, इन